चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एंड आज हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग कि किस तरह से अब हम दोनों क्वेश्चन को मर्ज करके करेंगे, विच इज ऑपरेटिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है बताइए? कैश फ्लो फ्रॉम बोथ ऑपरेटिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग, हमें वो निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमें क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग करना है। तो सरप्लस दिया हुआ है 2,50,000 और 10,00,000। तो कहना ही से याद है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट, पर हम सारे फॉर्मेट नहीं लिखेंगे बिकॉज द रीजन इज क्योंकि सारा डेटा दिया हुआ नहीं होगा। पर एक बार याद कर लेते हैं, सरप्लस में हम क्या ऐड करते थे? डर्ट। डर्ट करने से जो आंसर आता था उसे हम क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ऐड क्या करेंगे फिर? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग। नॉन कैश दो ही है तो याद हो सकता है, पहला कौन सा है बताइए? डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एंड नॉन ऑपरेटिंग के भी दो याद कर लो, एक गेन ऑन सेल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सॉरी, एक लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट और एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बस दो ही है, ज्यादा है ही नहीं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में भी दो ही है, गेन ऑन सेल ऑफ एन एसेट या कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव हुआ। क्लियर? इससे जो आंसर आता है उसे हम क्या बोलते थे बताइए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, जिसके अंदर हम क्या ऐड करते थे? हम ऐड क्या करते थे? और लेस करते थे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। राइट, जिसके अंदर हमने दो चीजें करंट एसेट्स का पार्ट नहीं बनाया था। एक था करंट इन्वेस्टमेंट और दूसरा है मार्केटेबल सिक्योरिटी। वैसे करंट लायबिलिटी में एक पार्ट नहीं होगा और विच इज बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना। उसके बाद जो आंसर आता था जिसके अंदर हम टैक्स को क्या करते थे? माइनस, तो इससे आता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, आज शुरू करते हैं। सरप्लस दिया गया है गाइस, कितना दिया है सरप्लस बताइए? 10,00,000 और 7 फिर, तो सरप्लस कितना हो जाएगा? 7,50,000। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है और याद है नीचे एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। याद करो क्या कहा था मैंने? जब तीन चीजें दी हो तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? लेजर, है ना। और इसमें लेजर का कुछ खास है नहीं क्योंकि 75 75 75 75 है। तो ऊपर टैक्स हम क्या कर देंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर देंगे 75 और नीचे लेस टैक्स पे करेंगे कितना? 75,000। क्या चीज क्लियर? ग्रेट। अब ट्रेड पेबल्स, ये किसका पार्ट होगा बताइए? ट्रेड पेबल्स वाला करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो भाई याद करो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड करते हैं, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं। सर ये क्या हुआ है? क्या हुआ है? 1,00,000 से तो इंक्रीज हुआ है तो ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे? और अब करंट एसेट्स क्या हुआ है? करंट एसेट्स भी क्या हुआ है बताइए? वो भी तो वो माइनस करेंगे, कितना हुआ? 2,50,000 नहीं 1,50,000। चलिए, टेंजिबल एसेट्स का हमें क्या बनाना पड़ेगा बताइए? लेजर, क्योंकि बिना लेजर के हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। यहाँ तक तो सबको क्लियर है, राइट। चलिए, मशीनरी का हम लेजर बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिक्स एसेट्स का एक लेजर बनाया जिसका ओपनिंग बैलेंस कितना है बताइए? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट्स 21,25,000। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है बताइए? 23,30,000। इसी के साथ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। तो याद है ना, सेल की कितनी एंट्री आती है? 3, बाय बैंक, बाय P&L लॉस, बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, है ना। याद है ना सबको? ग्रेट गाइस। यहाँ पे मैं लिखूंगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इधर ओपनिंग बैलेंस कितना क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 10,62,500। और क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखूंगा? टू बैलेंस कैरी डाउन कितना? 11,00,000। समझ गए यहाँ तक? फॉर्मेट में रेडी है। अब देखो, अब मशीन बुक वैल्यू कितना? 1,00,000। डेप्रिसिएशन कितना? चेक करो, यही है। तो कैसे हो सकता है बुक वैल्यू 1,00,000 है और उसका डेप्रिसिएशन 62,500 होगा मेरे हिसाब से? चेक करो।
एसेट 1 लाख का है और उसका डेप्रिसिएशन 162,500, पॉसिबल नहीं है ना, एसेट से ज़्यादा डिप्रिसिएशन कैसे हो सकता है। ओके गाइस, तो ये जो बुक वैल्यू है मतलब ये आज का वैल्यू है, दैट इज नॉट द कॉस्ट वैल्यू, ठीक है। तो बुक वैल्यू कितना है बताइए, 1 लाख, उसका डेप्रिसिएशन कितना है 1, कितने लॉस में बेचा बताइए 22, तो मतलब कहना ही से बाय बैंक कितना आएगा, बाय बैंक 80, क्योंकि 80,000 आया, लॉस कितना हुआ बताइए 20,000, एंड तीसरा बाय अक्यूमुलेटेड वो कितना होगा बताइए 1,62,500, हाथों हाथ ये मैं चीज़ कहाँ लिख दूंगा इधर, टू फिक्स एसेट्स 162,500, समझ आया सबको। अब हमारा क्या निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो इसका बैलेंसिंग फिगर क्या होगा बताइए, परचेस कितना आया परचेस, और इधर क्या निकलेगा बैलेंसिंग फिगर बताइए बाय डेप्रिसिएशन। चलिए बताइए, ओके ध्यान देना। तो परचेज आया 467,500 और इधर आया 10,62,500, डेप्रिसिएशन आया 2 लाख। अब देखो हर एक के इफेक्ट्स अभी तक हमने सीखे जरूर थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसका कैसे इफेक्ट होगा, ध्यान से देखना इधर, सबके एक एक इफेक्ट्स देने हम लोग को, लिखा तो लेजर बना दिया, सबको समझ आया ना गाइस। दो है तो क्या होता है, सेल की एंट्री आएगी बाय बैंक, बाय P&L लॉस, बाय डेप्रिसिएशन, बाकी दोनों का क्या निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। सर परचेस 162,500 ये कौन सा एक्टिविटी होगा बताइए, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में कितना लिखूं बताइए, एक लिखूंगा ऐड और एक क्या लिखूंगा बताइए लेस। परचेस किया तो पैसा गया, कितना पैसा गया बताइए 162,500, और दूसरा सेल किया, माय बैड माय बैड माय बैड, हाँ हाँ मेरी गलती है, अरे माफ कर दो गाइस, परचेज है 467, ठीक है, और सेल कितना है बताइए, क्लियर। दूसरा लॉस किधर जाएगा बताइए, इधर, याद है ना, डेप्रिसिएशन भी ऐड होगा और लॉस भी, डेप्रिसिएशन कितना है बताइए, देखो इसके दो इफेक्ट हो गया, इसके दो इफेक्ट हो गए, ये लॉस का इफेक्ट मैंने इधर दे दिया कितना, ब्रो क्या कर रहा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दो ही तो थे एक्सपेंसेस, एक लॉस और एक क्या, लॉस है गेन, एक लॉस और एक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और गेन और इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव वो लेस करते थे। और तीसरा देखो लॉस का इफेक्ट समझ आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैसे जाएगा, और नेक्स्ट किसका इफेक्ट देना है हमें, ध्यान से सुनो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के दोनों इफेक्ट्स हो गए, और एक डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देना है, वो भी इधर ही क्या हो जाएगा बताइए ऐड, कितना हो जाएगा 2 लाख। अब इससे हमारा क्या निकलेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो दोनों का एक्टिविटी का हमने एक साथ कर लिया है। 7,50,000 प्लस 75,000 प्लस 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 2,75,000 प्लस 1,50,000 माइनस 75,000, क्या 13,95,000 आया, यही है, चेक करो 13,85,000, 7,50,000 प्लस 75,000, थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, कैश वही तो पूछ रहा हूँ, ऑपरेटिंग का कितना आया, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10,95, और इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो होगा, तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आया 387,500, समझ आया, क्लियर हुआ, ये हुआ इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग का दोनों का मर्ज। सर जो जिसको आना है वो कर ही रहे आके, चलो डन।
ओके गाइस, अब हम फाइनेंसिंग करने वाले हैं, फटाफट देखते हैं फाइनेंसिंग के क्वेश्चन। ये हमारा फाइनेंसिंग का क्वेश्चन है। क्या है इसके अंदर, देखो क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमें निकालना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है भाई, लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है 2,50,000 और 2,00,000। इसका मतलब क्या हुआ, इस साल हमने लोन और लिया कि नहीं लिया, लिया ना, क्योंकि 2,00,000 से क्या हो गया 2,50,000। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर मैं ऐड क्या करूंगा बताइए, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन लिया हमने, कितना लिया, ऐड करेंगे 50,000। अच्छा याद रखना सर, हर लोन पे हमें क्या देना पड़ता है बताइए, इंटरेस्ट। द कंपनी रीपेड 1,00,000 लोन, कंपनी ने रीपे किया है। अच्छा सो सॉरी, ये आपने पढ़ा ही नहीं। सबसे पहली बात, अगर रीपे लोन किया है, कितना रीपे किया लोन 1,00,000 का, तो कहना इसे रीपेमेंट में पैसा आता है या जाता है, कितना है 1,00,000। अच्छा तो अगर 2,00,000 का लोन था, जिसमें अगर लोन रीपे 1,00,000 कर दिया, तो कितना बचना चाहिए था 1,00,000, पर कितना बचा है 2,50,000। मतलब और फ्रेश लोन कितना लिया हमने, फ्रेश लोन कितना लिया होगा, अरे समझ आया, अरे ब्रो 2,00,000 का ओपनिंग बैलेंस था, उसमें से 1,00,000 पे कर दिया, तो कितना लोन बचना चाहिए था 1,00,000, पर बच कितना रहा है 2,50,000 बच रहा है। बे गधे दिख नहीं रहा है क्या, 2,50,000 बच रहा है, तो फिर एक्स्ट्रा और क्यों लिया, और लोन लिया होगा तभी तो होगा ना। अरे बचना 1,00,000 चाहिए था, क्लोजिंग कितना बच रहा है 250, मतलब और 1,50,000 का क्या लिया होगा आपने फ्रेश लोन, तो वो ऐड किया, तो टोटल कैश आउटफ्लो इनफ्लो कितना हो गया बताइए फाइनेंसिंग में 50,000। समझ आया, कैश इनफ्लो कितना हुआ 50,000। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैसी अगेन हमें पूरा निकालना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या करेंगे, हमें कुछ हम चीजें ऐड करेंगे, कुछ चीजें हम क्या करेंगे लेस, ठीक है। ऐड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेस यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेट तो वैसे ही प्रॉपर होना चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, ताकि क्वेश्चन हो जाए। सबसे पहली बात हम देखेंगे, इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2025। सर एक बात बताओ, 4,00,000 से 5,25 हुआ, तो पैसा और आया कि पैसा दिया, आया ना, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 4,00,000 था, और कितना लिया 1,25,000। क्या लिखोगे बताइए, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना 1,25,000। आगे देखते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स क्या हुआ 5,50 से 4,00,000, इसका मतलब इशू किया या रिडीम किया, रिडीम, रिडीम मतलब चुकाना, इशू मतलब पैसा और लेना। अच्छा अब पता कैसे चले कब रिडीम किया, तो यहां पे लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च, मतलब ईयर एंड को रिडीम किया एट अ प्रीमियम ऑफ हाउ मच 5%। मतलब टोटल कितना पे किया होगा बताइए, 1,50,000 तो पे किया, 1,50,000 तो पे किया ही है, उसके प्लस और क्या कितना पे किया बताइए 5%। तो 5% 1,50,000 पे कितना होता है बताइए, तो टोटल कितना पे किया बताइए। तो क्या लिखूंगा बताइए लेस में, रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स कितना 1,50,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना 7,500। समझ आया, ठीक है। अब देखो हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे, पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं कितना आया कितना गया, फिर इंटरेस्ट लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। तीसरा रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो कितना हो गया 1,00,000 से 2,25,000। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है ध्यान से सुनो सर, जब हमने इक्विटी इशू किया होगा ना, तो जब इक्विटी इशू किया होगा तो हमने किससे किया होगा इशू, विथ प्रीमियम। अरे समझ आया, और वो प्रीमियम का कितना पैसा गया बताइए 1,25,000। अरे समझ आया सर, जरूरी है कि इक्विटी हमेशा अट पार इशू, अट पार क्या होता है ध्यान से सुनो। सपोज एक इक्विटी 10 रुपए का है, तो जरूरी है 10 में बेचूं, मैं उसको डिस्काउंट में भी बेच सकता हूँ, प्रीमियम में भी बेच सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक टिकट होती है क्रिकेट मैच की, 5,000 की टिकट है, जरूरी है 5,000 में बिके, वो 5,000 कम में भी बिक सकती है, 5,000
ज्यादा में भी बिक सकती है। तो जो एक्स्ट्रा में बिकती है उसे हम क्या बोलते हैं बताइए? प्रीमियम। पर क्या वो प्रीमियम यहां दिखेगा इक्विटी शेयर कैपिटल? नहीं, वो प्रीमियम कहां दिखता है बताइए? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना दिखेगा बताइए? 1 लाख से कितना हो गया, मतलब कितना पैसा आया? समझ आया? क्या चीज क्लियर हुआ? क्या लिखोगे? इश्यू ऑफ, सॉरी, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ व्हाट? शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। सर क्लियर? नेक्स्ट, डिबेंचर 3 लाख से 4 लाख हुआ, मतलब पैसा आया कि नहीं आया? आया ना? कितना इशू किया बताइए? 1 लाख। यहां तक कोई डाउट? तो अभी तक हमने प्रिंसिपल का सॉल्व कर लिया, अब हम किसका सॉल्व करेंगे? उसके इंटरेस्ट। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इक्विटी का कोई डिविडेंड दिया हुआ है, इक्विटी का तो डिविडेंड मेंशन होना चाहिए, डिविडेंड मेंशन किया हुआ है, हाँ कितना मेंशन किया है? इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स कितना? 15%। अब ध्यान से सुनो, 15% आपने लिखा तो है, अब मैं किस पे दूं? 4 लाख पे दूं या 5.25 पे दूं? वो कैसे पता चलेगा कि हमने इक्विटी शेयर्स जो 1.25 एक्स्ट्रा इशू किए ना, वो कब किया? यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी कब इशू किए? ईयर एंड में किया, मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना था? मेरी बात सुनो, ओपनिंग बैलेंस कितना था? 4 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 550। मतलब ये 1,50,000 कब इशू किया? ईयर एंड पे। तो जो डिविडेंड दोगे आप वो 4 लाख पे दोगे या 550 पे दोगे? 4 लाख पे ही दूंगा, क्योंकि इस पे तो डिविडेंड किस बात का दूं? ये तो कब इशू किया हमने? ईयर एंड पे इशू किया है। तो डिविडेंड जो इंटरिम डिविडेंड है वो इस साल के बीच में देते हैं, तो कौन से बैलेंस पे दिया जाएगा बताइए? 4 लाख। तो 4 लाख पे कितना दिया जाएगा? 15%। तो कितना हुआ? 60,000। सर पैसा आया या गया? गया। तो लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड। कितना पे किया बताइए? 60,000। कोई डाउट? सबको समझ आया? आगे देखो, प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स का 10% है ना, याद तक ना, प्रेफरेंस और डिबेंचर का इंटरेस्ट मेंशन नहीं किया होगा, वो हमेशा क्या होगा? हिडन। खाली इक्विटी का ही मेंशन किया जाता है। अब प्रेफरेंस का 10% है, किस पे लूं? 4 लाख या 5 लाख? तो कब क्या रिडीम, कब क्या बताइए? 31 मार्च को रिडीम किया, जिसका मतलब क्या हुआ कि सर ईयर शुरुआत की बैलेंस कितना था बताइए? 5,50,000। फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ? 4 लाख। और रिडीम कब किया? 1.5 लाख। 31 मार्च, मतलब पूरा साल कितना पैसा यूज किया? पूरा साल 550 यूज किया। तो डिविडेंड भी मैं किस पे दूंगा? 5,50,000 पे। कितना दूंगा डिविडेंड? 10%। तो 550, 55,000। 10% है ना? किसमें प्रीमियम मेंशन? हिडन रहता है इंटरेस्ट, प्रीमियम मेंशन होगा ही, बिना मेंशन किए कर ही नहीं सकते। जो कि कितना हो जाएगा बताइए? 55,000। आगे डिबेंचर्स। अगेन डिबेंचर नया कब इशू किया? ईयर एंड में। तो नए वाले डिबेंचर पे तो कुछ भी इंटरेस्ट, तो खाली कितने पे दोगे? 3 लाख। और 3 लाख पे कितना दोगे? 12, मतलब 36,000। क्या ये चीज समझ आया? क्लियर? अब देखो टोटल इनफ्लो कितना है? 125, 250, 350। टोटल आउटफ्लो कितना है? 150, 2,05,000, 2,65,000, 2,70,000, 2,72,500, 3,08,500। तो बाहर पैसा कितना गया? 3,08,500। पैसा आया कितना? 3,50,000। तो टोटल कितना बचा बताइए? कितना बचा? 41,500। क्या यही है आंसर? क्या है? यार क्या है यार? ओके गाइस, तो क्वेश्चन में एक चेंज है, तुम्हारी जो नई बुक है इसके अंदर जो ये दिया हुआ है वो है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। पहली बात क्या दी हुई है?
ये दिया हुआ है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और ये खाली कितना दिया हुआ है 1 लाख। इसका मतलब कि भाई जो ये 1.25 हमने ऐड किया था, कहाँ गया वो 1.25 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, हाँ ये रहा, वो हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और हटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये अब कितना हो जाएगा बताइए, 2,25,000, और आउटफ्लो कितना है 3,06,500, 3,08,500। तो टोटल कैश यूज कितना आ जाएगा बताइए, 83,500। कैच इज क्लियर, समझ गए, ग्रेट। यस गाइस, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, विच इज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो चलो हम वो बनाते हैं। एक होगा इन्वेस्टिंग और दूसरा क्या होगा, एक होगा एड लेस, दूसरा होगा फाइनेंसिंग, एड और लेस, और एक अपने को लेजर भी बनाना पड़ेगा। अब मशीनरी दिया हुआ है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो अभी हमें क्या बनाना पड़ेगा बताओ, लेजर। किस चीज का लेजर बनाना पड़ेगा, मशीन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिस। चलो तुम तुम्हारे हिसाब से बनाओ, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बना दिया मशीनरी का, यहाँ पे मैंने बना दिया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 50,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, थैंक यू सो मच, 40,000 ना गलती हो जाती, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 50,000, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 12,000। क्लियर, चलिए अब हम देखेंगे जब ये एंट्री होती है तो कितनी एंट्री होगी, 3, बाय बैंक, बाय P&L लॉस, बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब मशीन कॉस्टिंग 10,000 ना, कॉस्ट है, बुक वैल्यू नहीं है, वो सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2,000। कितना पैसा आया होगा, कॉस्टिंग 10,000 है, उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग देयर। अभी ध्यान से सुनना, इसमें क्या हुआ है सर, एक मशीन है 10,000 का, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2,000, पर हमें दिया ही नहीं है कि बाय बैंक कितना वैल्यू है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, और क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो ये इस एसेट का है या पूरे एसेट का है, ये पूरे एसेट का है, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, वरना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से लिखा होता है, बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ दिस मशीनरी इज दिस मच। अरे समझ आया, ये कि पहली बार क्या दिया है इस क्वेश्चन में, पूरे एसेट का डेप्रिसिएशन, जो मैं कहां लिखूंगा, अक्यूमुलेटेड के इधर, कितना लिखूंगा बताओ 6,000। अरे समझ आया, अदरवाइज ये हमेशा हमारा बैलेंसिंग फिगर होता था, हम यहाँ पे लिखते थे बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और यहाँ पे लिखते थे, पर यहाँ पे क्वेश्चन में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या वो ये मशीनरी का है, क्या ये चीज क्लियर, राइट। तो बाय डेप्रिसिएशन कितना हो गया बताइए 6,000। ओके, अक्यूमुलेटेड क्या होता है, जब से खरीदा तब, जब बेचा तब का डेप्रिसिएशन, ये तो इस डेप्रिसिएशन का है, क्लियर। चलो अब हम क्या करेंगे, यहां बाय बैंक लिख देता हूं, बाय P&L लॉस लिख देता हूं, और तीसरा चीज क्या लिखूंगा बताइए, अब जो भी होगा हमारा वो बैलेंसिंग फिगर होगा, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा बताइए, टू मशीनरी। देखो कैसे सॉल्व होगा, और कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। सर ये 10,000 है, ये 6,000 है, तो कितना होता 16,000, 16,000 में 12,000 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा, ये 4,000 इधर आ जाएगा। अरे समझ आया, क्लियर। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया, यहां से निकाल के वहां पे भेजा। अच्छा कितने लॉस में बेचा हमने, 2,000, 4,000 ही है ना, टू मशीनरी 4,000। ओके गाइस, अब बैंक में अमाउंट कैसे पता चलेगा, ध्यान से सुनो। एक एसेट है, ठीक है, वो एसेट का कॉस्ट वैल्यू कितना है 10,000, उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना निकला, तो आज का वैल्यू कितना हुआ 6,000। 6,000 को लॉस में, कितने लॉस में बेचा 2,000, तो परचेज कितना आया होगा 4,000। इसको मार्क कर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ आया। अरे वो एसेट कितने का था 10,000, उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल गया ना 4,000, तो आज का वैल्यू कितना हो गया 6।
अब 6 को कितने लॉस में बेचा, तो फिर आज का वैल्यू आज कितने में बेचा होगा 4000। अभी हमारा क्या निकलेगा बैलेंसिंग फिगर टू बैंक कितना होगा बताइए 20,000। क्या चीज क्लियर। तो परचेज में मैं कितना लिखूंगा 20,000 और सेल में मैं कितना लिखूंगा क्या चीज समझ आया गैस। ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दिया है। सर पता कैसे चला, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस एसेट का कहां से कहां होता है, जब से परचेज किया और आज के सेल तक, और यहाँ पे क्लियर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब वो कौन सी मशीनरी का होगा, सारी मशीनरी का। समझ आया। तो उससे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंसिंग फिगर निकला, फिर उससे हमने क्या निकाला बैंक वैल्यू। जी कहिए। हाँ मैं बात कर लेता हूँ, मैं अभी चेंज कर दूंगा। क्या यहाँ तक क्लियर, समझ गए राइट। अब ये सेल है, ये परचेज है। क्या चीज क्लियर। आगे क्या है ना, मशीनरी हो गया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, और उसकी इंफॉर्मेशन हमने डाल दी। चलिए कैपिटल 30 से 35, मतलब इस साल इशू किया ना, इशू ऑफ कैपिटल कितना, और बैंक लोन 25 में चुका दिया हमने, तो रीपेमेंट कितना, रीपेमेंट क्या बताइए 10,000। अरे समझ आया। तो टोटल अभी कोई बचा है और कुछ, तो ये कितना होगा -5,000, और ये कितना होगा -16,000। दोनों में इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव। ये अच्छा है, इसको स्टार मार्क कर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसके अंदर मशीनरी के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया था, जबकि क्या दे दिया था डेप्रिसिएशन। अब आ जाएगा फुल फ्लेज ना। ओके गाइस, सो वन देयर इज ओनली वन क्वेश्चन व्हिच इज लेफ्ट, ये तुम ट्राई करोगे अभी, उसके बाद क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास से फुल फ्लेज क्वेश्चन है विच विल टेक आई थिंक मैक्स 2 more क्लासेस, एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट डूइंग व्हाट रियलाइजेशन। कैच इज क्लियर।